warm welcome to the show. पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी है। इसमें शामिल जमातें हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देना चाहती हैं। लॉन्ग मार्च जो उनका एक बड़ा अहम कार्ड है वो वहीं पर होना है, मगर तहरीक के सरबराह मौलाना फजल रहमान हुकूमत के बजाय फौज पर बरहम है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद के बजाय पिंडी में जीएचक्यू के सामने धरना दे सकते हैं। इस पर आज पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पीडीएम की रावलपिंडी आने की कोई वजह नहीं है, लेकिन अगर वो आए तो उन्हें लाएंगे। लेट्स वॉच द DGISPR। मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। फौज की जानिब से पीडीएम को जीएचक्यू आने पर चाय की दावत दी गई। पाक फौज को फैंटास्टिक टी जो उनकी तरफ से पिलाई जाती है उसकी तो दुनिया में ही बहुत बड़ी धूम है। पीडीएम के जलसों में फौज को बहुत ज्यादा निशाना बनाया गया और उन्हें सिलेक्टर्स कहा गया। इस पर DGISPR ने कहा है कि फौज में इस बात पर मोराल डाउन नहीं है, लेकिन तशवीश जरूर है। धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं। पीडीएम उनसे रुजू। लेट्स वॉच DGISPR वंस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह फौज का मोराल अपनी जगह पे कायम है और फौज अपना काम कर रही है। डिस्पाइट दिस जो भी बातचीत की जा रही है वो तशवीश अपनी जगह पे है। फौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा, पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए उसके लिए। ये चीज़ वाकई अच्छी बात नहीं है। फौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो I'll start with you फवाद चौधरी साहब। अगर मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में थी। ये सवाल जवाब में हमने वो सियासी मामलात उठाए हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में छाए हुए हैं। आपकी तो तारीफ हो गई है गवर्नमेंट की कि सही टैकल करी है इसको, लेकिन मैसेज क्या गया है आज? जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था सिलेक्टर होने का, उस जवाब को कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन की सारी तहरीक ही वो तहरीक ही बड़ी मैं अगर सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो बेहुदा ही है। सारे ही उनका जो परसेप्शन है या जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने वो बनाया, उसका ना कोई सर है ना पैर है, और इसीलिए आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो आया है। और अब तो वैसे ही वो मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा शहजाद इकबाल ने उस दिन ये सेगमेंट किया कि एक थी पीडीएम, तो अब तो वो पीडीएम जो है ना वो किस्सा परीना बन गई है। मेरे ख्याल में तो अब उसका कोई वजूद उस तरह से ना नहीं रहा। और आज जो DGISPR ने भी बात की है वो तंग आकर के ही की है। हमेशा वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा ही करते हैं, फौज कभी इस तरह सीधे नहीं आती, लेकिन जब आप तमाशा ही बना लेंगे तो जाहिर है फिर उन्होंने कोई ना कोई बात तो करनी है। और उन्होंने ये कहा है कि जी वो अगर आएंगे तो फिर उनको हम चाय पानी पिलाएंगे, और क्या कहना था, यही कहना था। तो असल बात ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। अगर हम इस तरह से हर इदारे को ही कंट्रोवर्शियल कर देंगे, जो अमेरिका में आप देखिए ना, जब वहाँ के जो सिस्टम्स हैं वो ताकत देते हैं पॉलिटिकल एक आपके सिस्टम को। जब आप हर इदारे को कंट्रोवर्शियल कर देंगे, अभी आप ये इलेक्शन कमीशन के सामने जाके एहतजाज कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन तो वो है ही नहीं जिसने इलेक्शन कराए थे, वो इलेक्शन कमीशन तो आपने खुद बनाया था। इसी तरीके से जो नैब है ये आपकी अपनी बनाई हुई है। ये तमाम इदारों को आप एक एक करके, ये जो अगर आप पीडीएम का या PMLN का भी बयानिया देखें, वो कहते पहले दिन तो उन्होंने कहा कि इमरान खान से तो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा प्रॉब्लम तो उनको लाने वालों से। अब लाने वालों में कौन शामिल हो गए? जुडिशरी, फौज, इलेक्शन कमीशन और अब नैब। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई इदारा ही आपने नहीं छोड़ना, हर एक से आपने लड़ाई लड़नी है, तो वही हशर फिर आपका जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो मैंने पहले भी ट्वीट किया था कि अभी वक्त यह है कि पीडीएम को चाहिए जरा सांस ले, थमे,
कहीं अपने जगहों पे बैठें, कुछ चाय वाय पिएं और अपनी स्ट्रेटजी थिंक आउट करें, रीथिंक करें, क्योंकि ये चूरन उनका नहीं बिका। राइट सो चाय पीने की बात आप भी कर रहे हैं कि जरा सांस लें, चाय पिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत लंबे अरसे से हम मुसलसल एक ही बयानिया सुन रहे हैं, जिसमें बीच में जरूर एक तातुल आया, लेकिन मोरलेस बयानिया वही था नवाज शरीफ साहब का, चाहे वो जीटी रोड पर हो, चाहे बीच में वो कहते थे मेरे सीने में राज सुन लो, फिर उन्होंने खुलकर ही कह दिया कि वो किस किस से नाराज हैं। आज हम समझें कि जो दो बड़ों की लड़ाई है, आप निकल जाएं बीच में से, उधर से जवाब आ गया है, आपको जवाब समझ आ गई है मिफ्ता इस्माइल साहब? तो वो गुजारिश ये है कि अगर फवाद साहब की बात से थ्योरेटिकली मैं एग्री करता हूँ, फैक्चुअली उनकी बात दुरुस्त नहीं है। ये बात उनकी दुरुस्त है कि इदारे जो हैं वो सियासत में नहीं होने चाहिए, इदारों को कंट्रोवर्सल नहीं बनाना चाहिए, ये बात एकदम दुरुस्त है। गुजारिश ये है कि ये तो पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई के जो दो एंकर्स होते हैं वही बात करते हैं ना हाइब्रिड रिजीम की। हाइब्रिड से मुराद क्या है इनकी? कि आधी सिविलियन हो और आधी मिलिट्री हो। तो जब आप खुद बात कर रहे हैं आधी मिलिट्री की, आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने सबसे पहले फौज को कंट्रोवर्सल बनाया ना। और ये जो गांधी इलेक्शन में हुई है वो तो 3 साल से हुई है, लेकिन पहले 3 साल पहले था वो कोई हमारे इतनी मूवमेंट नहीं हो सकती थी। आज इससे लोग आ रहे हैं क्योंकि आपने आटा महंगा कर दिया, आपने चीनी में चोरी करी, आपने एलएनजी में चोरी करी, आपने बीआरटी के अंदर 105 अरब रुपए का बनाया, और हमको पहले आप इल्जाम लगाते थे कि हमने 26 अरब का बनाया, उसने चोरी करी, आपने 105 अरब रुपए का बनाया। उसके बाद फिर आपने जाके नैब से स्टे ऑर्डर ले लिया नैब के खिलाफ, तो नैब से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे। अगर खान साहब करप्शन के खिलाफ थे तो इन्वेस्टिगेशन करने दें। तो उसकी वजह से फौज जो है वो आपको, क्योंकि वो बेचारे फौज जो है वो कह रहे हैं कि हम जहरी इदारे हैं, तो फिर और आप हाइब्रिड कह रहे हैं तो फौज बदनाम होती है। और जो खान साहब ने बातें करी हैं, अभी जो अमेरिका गए और खान साहब ने जो फौज के खिलाफ बात करी है कि तालिबान हमारी फौज ने बनाई है, हिंदुस्तान पता नहीं क्या क्या बातें करके आए, हमूद रहमान कमीशन के बारे में कुछ हफ्ते पहले बात कर रहे थे। तो जो खान साहब फौज के बारे में बात करते हैं, मतलब उनको भी जरा सा सोचना चाहिए कि उनको माफी मांगनी चाहिए कौम से और फौज से कि यार मैंने बहुत बड़ी गलतियां, गलत बातें करी हैं फौज के खिलाफ। और जब वो पहले फौज के खिलाफ माफी मांगेंगे तो फिर दूसरे सियासतदान शायद इतनी बात ना कर सकें। लेकिन अगर खान साहब फौज को बुरा भला कहते रहे हैं और उसके माफी नहीं मांगते हैं, अगर खान साहब आज चोरियों की वजह से फौज को बदनाम कर रहे हैं, हाइब्रिड, तो फिर फौज तो कंट्रोवर्सल होगी। तो साहब, आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपको लगा है कि वो प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करके कह रहे थे डीजीआईएसपीआर? सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है, मैं तो ये आपका जो टुकड़ा है वो सुना है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर कोई धरना हो, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि हमारी फौज जो है उसकी सियासत में लाया जाए और कंट्रोवर्सल किया जाए। लेकिन हाइब्रिड रिजीम का वर्ड जो है वो हमने नहीं निकाला है, पीटीआई ने निकाला है। ये वन पेज जो थे वो सारा दिन फवाद चौधरी साहब करते थे, पहले दिन तस्वीरें ये डालते थे, ये सब चीजें इन्होंने करी हैं, हमने नहीं करी हैं। और जो ये नैब की जो बात कर रहे हैं, तो नैब आप ये देखते ना कि नैब ने मलम जब्बे के ऊपर आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया, नैब ने बिलियन की सुनामी को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लेकिन नैब ने मुस्लिम लीग नून के हर छोटे बड़े लीडर को पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसका पूरा पाकिस्तान जानता है कि ईमानदार लोग हैं। तो फिर नैब के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है ना सर से पैर तक कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो ये इदारों को जो कंट्रोवर्सल किया है वो पीटीआई ने किया है। खुदारा फवाद साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप तो हम पाकिस्तानियों के सबको पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट भी बांटते हैं, मैं आपसे खुदारा गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे जितना तो कभी भी मर्द वतन नहीं हो सकता कि आप लोग इदारों को कंट्रोवर्सल करना छोड़ दें, इदारों की ईमा पे आप सियासत करना छोड़ दें, अपनी सियासत करें, हार तो अल्लाह के हाथ में। राइट, वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, अगर आपने सुन लिया है मिफ्ता इस्माइल साहब की बात, वो कह रहे हैं हाइब्रिड गवर्नमेंट का नाम आपने लिया, एक पेज पे कह के आपने कंट्रोवर्शियल किया गवर्नमेंट को, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा सवाल भी साथ ये कि ग्रैंड डायलॉग के हवाले से भी आज डीजीआईएसपीआर से सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कहीं भी किसी स्टेज पे ना इन्वॉल्व हैं, ना होना चाहते हैं। तो डायलॉग के लिए फिर आप लोग डायरेक्टली कहां पर खड़े हैं इस वक्त पीडीएम के साथ, फवाद चौधरी साहब के साथ? देखिए, पहली बात तो यह है कि मिफ्ता इस्माइल जो है ना, ये अक्लमंद आदमी है और बड़े
समझदार आदमी, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने आज ये कहा है इसमें कोई शक कि नहीं। वो इस चीज की ना सिर्फ ये कि हमायत नहीं करते हैं, और बल्कि इस चीज के ये मुखालिफ हैं कि पिंडी में जो है वो धरना दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि वो यही बात जाकर के अपनी पार्टी के अंदर भी करेंगे। और ये एक अहम, मेरा ख्याल है आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको मिल गई है कि पार्टी के जो सिंध के सदर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो पिंडी में धरने की हमायत नहीं करते, जो बड़ी मैं समझता हूँ कि मुस्बत बात है। और इनकी पार्टी में बाकी लोगों को भी ये बात डेफिनेटली करनी चाहिए, और इससे एक यकीनी तौर के ऊपर वो माहौल पैदा होगा जिससे हम एक सियासी डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे, और आप इदारों को उनका काम करने दें, पॉलिटिशियन जो हैं वो अपना काम करें। और इसको मैं, इनकी ये स्टेटमेंट जो है इसको तो मैं वेलकम करता हूँ। दूसरी जो उन्होंने कहा कि हाइब्रिड गवर्नमेंट का कभी हमने या मैंने कोई जी का कि ये जो बात उन्होंने कही जी, कि हाइब्रिड गवर्नमेंट आप कह रहे हैं, आपने इस्तेमाल नहीं किया वर्ड, कामरान खान साहब कई दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। वो कर चुके होंगे, लेकिन जाहिर है कामरान खान साहब तो एक इंडिपेंडेंट तज्जियाकार है और वो उनका हक है, वो जो मर्जी इस्तेमाल करे। जाहिर है कि वो हमसे पूछ के तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जहां तक तनकीद का ताल्लुक है, वो तनकीद आप जायज बातों के ऊपर तनकीद करें, जायज बातों के ऊपर तारीफ करें। ये जो एक स्पेशली जो नई लीडर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की, मरियम नवाज साहिबा, जिस पे मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मिफ्ता इस्माइल साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी, फाइनेंस मिनिस्टर, पीएचडी इकोनॉमी में, ये बेचारे सारे जो है, मुसद्दिक मलिक भी पीएचडी, और खाकान अब्बासी साहब इतने सीनियर आदमी, ये ख्वाजा आसफ, राना तनवीर, ये सारे इतने बड़े सीनियर लोग जो हैं, वो बीबी तकरीर करती हैं तो पीछे बाउंसर्स की तरह खड़े होते हैं। और वो पार्टी में उनका ओहदा भी हालांकि नहीं है, नायब सदर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में मेरा ख्याल है कभी अपने किचन के लिए सब्जी भी कभी उन्होंने खुद नहीं खरीदी होगी, और वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप की कैंडिडेट हैं। और ये तो एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की बदकिस्मती है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इतनी खुशामद करनी पड़ती है इनको। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो बातें मिफ्ता साहब ने की हैं, ये समझदारी की बातें हैं, और पीडीएम के बाकी लोगों को भी चाहिए कि वो इनसे सीखें और पिंडी वगैरह में धरने को छोड़ें और अपने मामला। देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं, अगर तहरीक चलानी है, काफी हद तक तो शौक पूरा हो गया होगा। और आज आपने देखा ही है कि जो जलसा था इनका वहाँ पे मालाकंड में, वो तो इतना शानदार हुआ है कि खुद ही जो है वो मौलाना ही परेशान हो कि इतना बड़ा जलसा जो है माशाल्लाह वहाँ पे हुआ कि लोग कुर्सियां जो है उठा के ले गए और लीडरशिप पहुंच ही नहीं सकी। और मरियम बीबी ने भी आज जो है वो जाने से इनकार कर दिया। सो पीडीएम तो वो कहते हैं ना, एक थी पीडीएम ही अब बन गई है, और पहले इसका आगे तो कोई फ्यूचर नहीं है मेरे ख्याल में। तो अब भी इनको अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना चाहिए और हमें आना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज करना चाहते हैं, इनको चाहिए उसको भी कॉल को वापस ले लें। बड़ा नामुनासिब है अगर आप इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे, उससे इदारे कंट्रोवर्शियल होते हैं। और इस इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई इलेक्शन नहीं कराया। आप क्यों इनको पार्टी बना रहे हैं एक मामले में जिसका वो कभी हिस्सा ही नहीं रहे। और राजा सुल्तान सिकंदर जो है वो खुद ये बड़ा फेयर पॉइंट है मिफ्ता इस्माइल साहब कि जब इस इलेक्शन कमीशन ठीक जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है कि जब इलेक्शन कमीशन ने कोई इलेक्शन नहीं कराया जिस पर आपको इतराज है, उधर धरना क्यों दे रहे हैं? और क्या हम इसको कॉन्फर्मेशन ले लें कि आपका बिल्कुल इरादा नहीं है चाय पानी जीएचक्यू जाके पीने का, और आप बाकियों को भी कहेंगे कि ये गलत स्टेटमेंट थी कि वहां पे जाके धरना दिया जाए? मिफ्ता इस्माइल साहब जी, एक तो ये कि मैं गुजारिश करता हूँ, फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो ये जो एक पाकिस्तान में जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, खवातीन के खिलाफ मिसाजिनी होती है, उसको छोड़ दें। ये जो मरियम साहिबा के बारे में बात करते हैं, मरियम मेरी बहन है, मरियम के बारे में बात करते हैं कि इसने किचन में चलाया, तो यार ये जरूरी नहीं है कि हर औरत की जगह जो है वो किचन में हो। कि हमारी बहनें किचन में रहती हैं और घर चलाती हैं, वो भी बड़ा अच्छा करती हैं, और जो हमारी बहनें भैया की तरह बाहर काम करती हैं वो भी बड़ा अच्छा करती हैं। लेकिन मैं किचन भी चलाती हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन ठीक है किचन को सिर्फ औरत से ना मशरूत करें। मैं मतलब गुजारिश ये कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब को इससे आगे निकल जाना चाहिए। अब देखें, अगर मैं इकबाल के साथ खड़ा होता हूँ या नवाज शरीफ के साथ खड़ा होता हूँ,
तो मेरी गुजारिश सुन लीजिए, फिर आप फिर मेरी वो कह रहे हैं सब्जी लाने का मैंने कहा है, वो तो मेरी गुजारिश सुन लेंगे, फिर मेरी तस्वीर कर देंगे। मेरी गुजारिश ये थी कि अगर मैं एहसन इकबाल के साथ, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ किसी के साथ खड़ा रहता हूँ तो इनको बहुत परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर किसी खातून के साथ खड़ा रहता हूँ तो इनको बड़ी परेशानी होती है। वो इसलिए होती है कि एक तो वो खातून है, और देखें अब कितना परेशान है। आज मालाकंड में नवाज शरीफ नहीं, मुझे नहीं पता थी सच में, लेकिन इनको पता थी। अब क्योंकि मरियम नवाज शरीफ राइट नाउ इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, तो वो मरियम नवाज शरीफ क्राउड पुलर है, तो पीटीआई वाले बड़े परेशान है। तो मरियम नवाज शरीफ की परेशानी भी बहुत है, डर भी बहुत है, और वो खातून है, इसलिए वो एक मिसोजिनी है, वो भी है। तो अल्लाह करे कि ये पीटीआई वाले जो हमारे भाई हैं ये किस चीज से बाहर निकल सकें। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पिंडी में चाय पीने का, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सॉरी मैं बात ही भूल गया, सुहास आप तो बड़ी बातें करी। पिंडी में चाय पीने का, उस कॉल को वापस ले ले। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने भी फरमाया है कि वो पिंडी में जाके धरना करेंगे। मैंने आपको गुजारिश करी कि मेरी अपनी राय है कि पिंडी में धरना नहीं करना चाहिए, लेकिन दैट्स माय ओपिनियन। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब, हम तो अगर वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवार के बाहर शलवार लटकाई थी, ये वो लोग हैं। तो ये अगर हमको मशवरा दें कि कहाँ धरना करें और इलेक्शन कमीशन में जाएं या ना जाएं, मेरे ख्याल से ये गश्ता नहीं है। ये बात इनके मुंह से निकली हुई अच्छी नहीं लगती। कुछ ऐसे लोग सियासतदान हों जिन्होंने अच्छी सियासत करी हो, जिन्होंने इक़्तिदार की सियासत करी हो, जिन्होंने जमहूरी सियासत करी हो, वो तो ये बात। बट लेकिन कुछ रेड लाइंस तो है मिफ्ता इस्माइल साहब। अभी हमने अमेरिका की मिसाल देख लिया, आप अच्छी तरीके से अमेरिकन सिस्टम से वाकिफ है। वो हर एक के खिलाफ मुकदमे काटना शुरू कर दिए, उन्होंने संजीदगी से लिया इस बात को। क्या ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं होगी कि आप इदारों के सामने जाके धरने दें? देखिए ना, ये बात कभी आपकी जबान पे आई थी जब ये बिल्कुल आई थी, वो निकाल लें आप स्टेटमेंट्स में थी, जिस दिन ये पार्लियामेंट के आगे गए थे, यही जबान थी मेरी। तो मैं गुजारिश यही करने लगा हूँ ना कि जो लोग सलवारें लटका रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो तो कम अज कम हमको जो है वो देना छोड़ दें, हमको बताना छोड़ दें कि किस तरह करना चाहिए। जिन लोगों के जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन लोगों का पार्टी भी फैसिस्ट है, पार्टी भी डिक्टेटोरियल है, जिसके अंदर मतलब पार्टी के अंदर जो है वो एक आदमी लीडर बोलता है कि ये 12 छोटी छोटी बच्चियां जिनकी 11 लाशें थी वो ब्लैकमेल कर रही हैं, तो इनको सबको आमना सबकना बोलना पड़ता है, उस बात को जस्टिफाई करना पड़ता है। फवाद चौधरी साहब एक अच्छे एक्सेप्शन है। जिस पार्टी के अंदर उस्मान बुज़दार को आप समझते हैं कि सेकंड मोस्ट सीनियर अफसर होना चाहिए पाकिस्तान हुकूमत के अंदर, जिस पार्टी के अंदर चीनी के चोरी होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, जिस पार्टी ने 15 दिन के अंदर 5% प्राइस बढ़ा दी मेडिसिन की, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जो पार्टी के अंदर LNG आप पाकिस्तान में इस वक्त इस महीने दुनिया की सबसे महंगी LNG कौन मुल्क खरीद रहा है? पाकिस्तान खरीद रहा है। लेकिन ये लोग नहीं बोल सकते। ये जो आदमी एंटी करप्शन से आए थे फवाद चौधरी और ये दूसरे लोग, ये तो बेचारे इलेक्ट होकर आए थे, ये नहीं बोल सकते कि यार आप दुनिया की सबसे महंगी LNG खरीद रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 30% लोग पंजाब के अंदर सेल्फ रिपोर्ट बेरोजगार हैं, ये नहीं बोल सकते कुछ भी। पूरे लाहौर की सड़कों में कचरा जमा है क्योंकि बुज़दार साहब ने कचरे वाली कंपनी निकाल दी है, ये कुछ नहीं बोल सकते ये लोग। तो ये जितनी इस वक्त अंडर प्रेशर ये पार्टी चल रही है, जितना खान साहब ने इनको अपने नोक के नीचे दबा के रखा हुआ है, तो ये तो खान साहब को काफिया करते हैं। ये हमको बाउंसर बोलने वाले, क्योंकि खान साहब दिन में काले चश्मे पहनते हैं, रात में तो इन्होंने भी काले चश्मे पहनना शुरू कर दिए। पीटीआई के अंदर तो ये कपड़े भी वो पहनते हैं, चश्मे और जूते भी वो पहनते हैं जो इमरान खान पहनते हैं, और हम तो बोलते हैं लीडर के पीछे बात खड़ा होने वाला। अल्लाह की बहुत कमाल हो गया। इसका जवाब फवाद चौधरी साहब दे देंगे, फिर हम कुछ और जो मामलात हैं उस पर आते हैं। फवाद चौधरी साहब, अगर आप पीटीआई की कल्चर का जवाब देना चाहते हैं जो आप पे इल्जाम लगाया अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने। पहले तो खैर जो इल्जाम उन्होंने लगाया कि मिसोजिनी की जो उन्होंने बात की, मेरे पे मेरा ख्याल है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, ये इल्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में लिबरल वैल्यूज़ के लिए, यहाँ पे ख़वातीन के राइट्स के लिए, वीकर ग्रुप्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जिस शिद्दत से हमेशा मैंने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रोग्रेसिव पर्सन। लेकिन जब आपने किचन का लिंक किया है मरियम नवाज से, उस पे कुछ लोगों को इतराज हुआ है कि आपने शायद ये कहा है कि औरत को किचन में होना चाहिए। नहीं तो इस तरह तो पाकिस्तान क्या दुनिया के तमाम टॉप शेफ तो मर्द हैं, तो फिर क्या कहेंगे। और मैंने बेसिकली तो ये कहा था कि उन्होंने तो अपने किचन के लिए भी कभी खरीदारी नहीं की होगी, वो तो अपने जो है वो अब्बू के घर में रहती थी और उनको
कभी उन्होंने अमली जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है, ना ही इस तरह से। ये बड़ा मेरे नजदीक बड़ा कंटेम्पचुअस है, तौहीन आमेज है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो कहें कि हमें जो पहली जॉब अपनी जिंदगी में चाहिए, जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करना चाहते हैं। नाउ दिस इज टू मी इट्स वेरी कंटेम्पचुअस, और ये पाकिस्तान के लोगों का जो है वो मजाक उड़ाने के मतरादफ है कि मरियम नवाज और बिलावल जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ काम नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ टके का काम नहीं किया, वो हमें कह रहे हैं कि हमें पहली सीवी जो हमारी है वो कंसिडर की जाए कि वी शुड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ऑब्वियसली मिफ्ता जैसे जो लोग हैं उनसे एक तवक्को हो रहेगी हमें कि वो ये जो सिस्टम है इनके ऊपर बात करें, और इसको जो है तब्दील होना चाहिए। लेकिन वो एक अलग बहस है, वो आप जो है किसी वक्त जो है वो करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने LNG की बात की, देखिए शाहिद खान अब्बासी साहब का और नदीम बाबर साहब का कामरान खान साहब ने बड़ा तफसीली इसके ऊपर किया था, और अनफॉर्चुनेटली शाहिद खान अब्बासी साहब वाज वेरी वेरी अनइम्प्रेसिव। तो मैं एक तो मिफ्ता को कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब शाहिद खान अब्बासी साहब जाएं टीवी वगैरह के ऊपर, तो पहले उनको फिर बता दें, उनकी तरह कुछ ट्रेनिंग वेनिंग करें, ताकि इनको ये जो गिले हैं कि LNG में ये हुआ वो अपना केस प्लीड कर सकें। क्योंकि पिछला जो प्रोग्राम हुआ था कामरान खान साहब के साथ, उसमें तो वो बहुत बुरी तरह पिट गए थे। बहरहाल इसमें देखते हैं कि अब आगे चल के आप करते हैं और क्या मामला है। तीसरी जी वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ये नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, करप्शन के इल्जामात की गूंज भी सुनाई दे रही है। असासों की तहकीकात करने वाली बरतानवी जो फर्म थी उसके जो सरबराह थे, पहले उस हवाले से जो ट्वीट थे मरियम नवाज ने कि पहले मैं आपको वो दिखा दूं, जब हरजाना हुआ था के जमाने का केस है, जो ट्वीट की मरियम नवाज ने वो की, ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ढूंढने के लिए 2 करोड़ 87 लाख डॉलर अदा किए गए, फिर भी ना अहली के लिए अकामा और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और ईमानदारी की गवाही कुदरत दे रही है। मगर जो सरबराह थे इसके की वे मौसवे, उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट में ये कहा कि उन्होंने एक अलग ही बात की। लेट्स वॉच हिम। Like a clean sheet from the London High Court. That's what the Sharif family is saying at the moment. It's a lie. If you read the judgment, you will find that the government of Pakistan were found to have conspired with persons known, unnamed, to have defrauded the company they hired to investigate and restitute stolen money. The Sharif family are lying when they say the award given by Sir Anthony Evans exonerates them. It does nothing of the sort. It simply says Broadsheet did its work, it was getting money, it was finding money, it was sending it back, and it was sacked because it was too successful. That's what the judgment says. And they've appealed it, the appeal was thrown out. No evidence at all. It was a complete pack of lies. मिफ्ता इस्माइल साहब, ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था जब ये फैसला आया था, मगर अब जो ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह हैं वो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनको रिश्वत की पेशकश की गई थी आपकी तरफ से, PMLN की तरफ से। अब आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? कमेंट है कि कमाल है कि इस आदमी को आप एयर टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन बाहर आके सुन लें। 30 करोड़ डॉलर जो है वो हम इनको दे चुके हैं। 3 करोड़ डॉलर, 3 करोड़ पाउंड के 3 करोड़ डॉलर हम इनको दे चुके हैं। 10 साल पहले, एक बार से 20 साल पहले मुशर्रफ साहब ने 99 में इनको हायर किया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ पैसे ढूंढो और करप्शन ढूंढो। काफी सारे लोग थे उसमें, लेकिन यस ऑल्सो शरीफ फैमिली। तो आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं दिया, एक रुपया पाकिस्तान हुकूमत को वापस, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर उन्होंने केस किया, वो 3 करोड़ डॉलर जो है वो जीत गए। अब ये बात भी हैरत की बात है, क्योंकि मैं वजीर खजाना भी रह चुका हूँ, कि 3 करोड़ डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में बाहर लंदन में क्यों रखे हुए थे? भाई 10,000, 20,000, 50,000 पाउंड पड़े हैं, लाख पाउंड पड़े हैं। 3 करोड़ डॉलर जो थे
वो रखने की अकाउंट में क्या जरूरत थी? ये क्या मतलब मिली भगत थी कि भाई हम रखेंगे तो ये कर लेना? दूसरी बात ये कि ये साहब कह रहे हैं कोई पता नहीं, कोई अंजुम डार साहब नवाज शरीफ के भतीजे थे, वो किस तरह पता चली उन्होंने नवाज शरीफ के साथ अपनी एक तस्वीर लगाई। अब पाकिस्तान के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोग होंगे जिसकी नवाज शरीफ के साथ तस्वीर हो, लेकिन बहरहाल ये आदमी जो 10 साल से नवाज शरीफ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसको ये नहीं पता कि ये नवाज शरीफ का रिश्तेदार नहीं है। लेकिन अगर नवाज शरीफ के रिश्तेदार ने इसको रिश्वत ऑफर करी थी तो इसने उस वक्त फौरन जाके पुलिस के ऊपर केस करना चाहिए था कि भाई नवाज शरीफ के रिश्तेदार ने हमको रिश्वत ऑफर करी है। ये 9 साल बाद अचानक इनको ये कैसे ख्याल आया? सो मिस्टर इस्माइल साहब, लेकिन आप ये ठीक है, उनके कैरेक्टर के ऊपर शकूक व शुबहात आप उठा रहे हैं और उठाना आपका हक है, इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कल तक तो आप इनको सेलिब्रेट कर रहे थे कि इन्होंने केस जीत लिया, देखे हम बेगुनाह साबित हो गए। हमने तो ये सेलिब्रेट किया है कि इन्होंने जो केस किया है 2 दिसंबर 2020 के अंदर हाई कोर्ट ने कह दिया कि नवाज शरीफ के अपार्टमेंट का इससे या जो भी हुसैन के अपार्टमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे। हम दूसरी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि 20 साल हो गए इस कंपनी को, 10 साल मुशर्रफ के जमाने में, उसके बाद आज तक ये एक पैसा नवाज शरीफ का नहीं ढूंढ सके तो नवाज शरीफ के एक पैसा ढूंढो। और अब ये कंपनी बोल रही है कि हमको फिर कॉन्ट्रैक्ट दो। आप फिर पाकिस्तान हुकूमत के पैसे हैं, इमरान खान के तो नहीं है, लेकिन चलो आप फिर खुश होकर देख लो, 10 करोड़ 20 करोड़ डॉलर और गवा दो, फिर उसको वापस एक मरतबा कॉन्ट्रैक्ट दे दो, फिर नवाज शरीफ के ऊपर पैसे निकालने की कोशिश करो। ये तो वल्चर्स होते हैं पूरी दुनिया में जो इस किस्म के काम करते हैं। ये पता नहीं किस तरह आर्बिट्रेशन का इतना बड़ा अवार्ड जीत गया। ये हुकूमत पाकिस्तान की कोताही थी या मिली भगत थी पाकिस्तान का हुकूमत का? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह ये केस हार गए कि सॉवरेन अकाउंट जो था उसके ऊपर अमूमन जो है वो लियन नहीं होता, उसके ऊपर अमूमन फ्रीज नहीं हो सकते अकाउंट, लेकिन सॉवरेन एम्बेसी का अकाउंट फ्रीज हुआ। उसके बाद आपने 3 करोड़ डॉलर उधर अकाउंट में डाल दिए। मेरी तो समझ से नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की मिली भगत है हुकूमत पाकिस्तान की और इस कंपनी की। लेकिन ये पाकिस्तान लेकिन मैं फिर भी ये पूछ रहा हूँ कि 1 रुपया आज तक, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये है कि इतने इल्जाम तराशी के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद 1 रुपया आज तक नहीं मिला इनको। ठीक, ये फवाद चौधरी साहब, ब्रॉडशीट की जो सबरा ने पेशकश की है दोबारा कि अगर आप चाहें तो मैं अभी भी मावनत कर सकता हूँ, अब यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि इनको दोबारा चाहिए मावनत, इसलिए ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास बड़े सबूत हैं। फवाद चौधरी साहब, अच्छा, एक तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो मिफ्ता ने अभी सवाल उठाए हैं ये बड़े रेलिवेंट सवाल है कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट कैसे बाहर खुला, ये पैसे बाहर कैसे जो है वो शिफ्ट हुए, और ये पैसा इतनी देर वहां पे जो केस लड़ा गया वो कैसे लड़ा गया। लेकिन इन सवालों का जवाब किसने देना? इन सवालों का जवाब मिफ्ता इस्माइल साहब के महबूब कायद इसहाक डार साहब ने देना है और नवाज शरीफ ने देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुकदमा शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था पहले तो मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये मुकदमा पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में कंक्लूजन की तरफ गया। और ये जो सारे इकदामात मिफ्ता इस्माइल साहब ने गिनवाए हैं, उनको ये जान के अगर खुशी नहीं तो हैरत जरूर होगी कि ये इनके लीडर साहब जो थे इसहाक डार साहब, उन्होंने किए थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब मैं मिफ्ता साहब से गुजारिश करूंगा कि ये फोन जब आपका बंद होगा तो उसके बाद ये इसहाक डार साहब को फोन में लाएं और उनसे पूछें कि ये सब कुछ ये कैसे हुआ था, और फिर फरियाद रीस को जो है वो जरूर बताइए ताकि हम फरियाद से पूछें कि ये जो मिस्ट्री रेज की थी मिफ्ता साहब ने, उसका जवाब क्या आया था। अब दूसरी बात जो आपने कही है कि उन्होंने जो पेशकश की है या उसका क्या है, देखिए आप जो मर्जी भी पाकिस्तान में बच्चे बच्चे से पूछ लेंगे, ये कोई क्या सीक्रेसी इसमें है। नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, शहबाज साहब का, हमजा का, इन सब के बाहर अकाउंट्स हैं, इन सब की बाहर प्रॉपर्टीज हैं। हमें उन प्रॉपर्टीज का पता है, हमें उन अकाउंट्स का पता है, हमें ये पता है कि मनी लॉन्डर किनके जरिए हुआ। सिर्फ आप हुदैबिया केस उठा के देखें, एक एक चीज का उन्हें पता है। मसला तो पाकिस्तान में ये है कि आपके सामने सूरज भी हो और आप सामने खड़े होकर शुरू कर दें कि नहीं ये तो चांद है, ये तो चांद है, तो कुछ लोग आपके साथ मिल जाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो वाकई चांद है। सो आप जो बड़े लोगों के ऊपर जो करप्शन है, जिनके पास इतने लोडेड हों, जो इतने बड़े बड़े वकील कर सकते हो, इतनी बड़ी जो अपना गेम जो है वो बना सकते हो, उनके खिलाफ जो कन्विक्शंस हैं पाकिस्तान। आप देखिए नवाज शरीफ जिस तरह से, आप जरा किसी वक्त, मुझे उम्मीद है कि आप वो तमाम स्टेटमेंट्स इकट्ठी करके चलाएंगी। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो PMLN के लोग जो थे वो क्या क्या बातें कर रहे थे उनकी सेहत को लेके, और बता रहे थे हमें कि वो कितने बीमार हैं और किस तरह से वो करेंगे।
ताकि कंपैरिजन लोग कर सके कि जो लोग आज दोबारा आके नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि उनके खिलाफ तो कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, वो कितने सच्चे हैं। और आगे जो क्रक्स है वो तो आपने खुद ही मिफ्ता से पूछ लिया, और आपने उनसे जब ये पूछा कि कल आप सेलिब्रेट क्या कर रहे थे, फिर अगर वो ये सारे जो है वो झूठे हैं तो उसका जवाब आपने सुन लिया, और आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि ये कल झूठे थे, आज झूठे हैं। एक्चुअली तो ये हमेशा ही झूठे हैं, और इनका कोई इन सवालों का जवाब इनके पास जो है वो नहीं है। राइट मिफ्ता साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की बात भी सुन ली कि आप अगर इसहाक डार साहब से पूछ लें कि ये कैसे मामला हुआ, क्योंकि जो बातें बताई जाती हैं बहुत सारी बातें, उसमें ये लगता ये है कि मुशर्रफ साहब को मैसेजेस शायद गए या उनकी गवर्नमेंट को जो भी एनआरओ के मामला थे उसमें शायद फिर इंटरेस्ट लूज हुआ है। ये बातें बैकडोर की जाती हैं। लेकिन आप ये सवाल भी बता दें कि मरीम नवाज शरीफ ने जो ट्वीट की है इसमें ये तो उन मुकदमात का जिक्र करी है जो पैनामा के बाद थे, और ये मामला पुराना है, तो इसकी आपस में क्या रेलेवेंस है? ये वो तो कोर्ट से उनके तो मामला तय पा चुके हैं, सो इस वाली बात का उससे क्या रेलेवेंस बनती है मुफ्ती इस्माइल साहब? मैं यही कह रहा हूँ कि फवाद साहब जैसा समझदार और चालाक सियासतदान अगर पीटीआई में हो तो इमरान खान साहब क्यों इनकी सियासत से डरते हैं, क्यों गुरदार जैसे साहब को एक नालायक आदमी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर रखा है? सीरियसली फवाद, लेकिन ये बात इसने एकदम उल्टी इसका मतलब निकाला जानबूझते, क्योंकि फवाद साहब तो बेहतर जानते हैं कि ये जो हुकूमत हारी है, ये $3 करोड़ का केस, ये पीटीआई के जमाने में हारी है। इससे इस्हाक का बेचारे का क्या ताल्लुक है? जो $3 करोड़ रुपए, अगर $3 करोड़ जो अकाउंट में इस वक्त रखे थे वो इन्होंने रखे थे, हमने क्यों रखे थे? मतलब हमारे जमाने में तो एफएससी में 10-20 हजार पाउंड होते थे अकाउंट में, आपने 3 करोड़ डाले ताकि इसको मिल भी जाए आदमी को। और ये जो आपने ये आप कह रहे हैं कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट में ट्रांसफर हुए हैं, ये हुआ है, मतलब अभी हुआ है। पीटीआई की हुकूमत 2.5 साल से आ गई है, वो और बात है।